हेलो बच्चों, आईआईटी जे मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी की तैयारी जेईई एडवांस को लेकर के बहुत अच्छे से चल रही है। आईआईटी जे मैथ्स एकेडमी ने जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है, आई एम श्योर कि आप इस सीरीज को बहुत ही अच्छे ढंग से एंजॉय करते हुए सॉल्व कर रहे होंगे ना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना डे 36 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 36। ठीक है बच्चों। नाउ तो पहले डीपीपी का फॉर्मेट समझ लेते हैं। क्या है इसमें, दो सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम दे रखी है, देन उसके बाद में फोर मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप की प्रॉब्लम्स है, और देन उसके बाद में फोर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, बाद में उनका लास्ट में उनका आंसर की दे रखा है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, है ना। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे ढंग से ट्राई कर लिया होगा ना। उसको अब मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत ध्यान से बात को समझना। क्वेश्चन नंबर वन में क्या दे रखा है, द वर्टिसेज ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। ए कॉमा बी कॉमा सी ट्राइंगल एबीसी के वर्टिस है, वो कितना दे रखा है, 0, एक का 3 और 4 आयोटा, है ना। ठीक है, मतलब इन द ऑन द आर्गेंट प्लेन। ऑन द आर्गेंट प्लेन का मतलब क्या हुआ, वर्टेक्स ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, वर्टेक्स बी के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 3,0 है, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4 है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। आई क्या बोला, थ्री इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल पीबीसी, ट्राइंगल क्यूबीसी एंड ट्राइंगल आरबीए आर कंस्ट्रक्टेड आउटवर्डली द गिवन ट्राइंगल एबीसी, है ना। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, साथ के साथ मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी। पहले तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ए वर्टेक्स हमारे पास यहाँ है, मान लेते हैं कि बी हमने यहाँ ले लिया और सी यहाँ पर आ गया, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे कुछ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएगा, 3,0, ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,0 और सी के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0,4, है ना। यहाँ तक की बात समझ में है ना। आगे उसने क्या बोला, ट्राइंगल पीबीसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल पीबीसी से कंस्ट्रक्ट किया, है ना। मैं थोड़ा कलर चेंज करते हुए बताते हैं कि मान लेते हैं ये ट्राइंगल आ गया पीबीसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ये बना, दूसरा हमने एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बना दिया। ये कितना बना हमारे पास में, क्यू ए सी, है ना। क्यू हमने ये ले लिया, ए सी, है ना, ये आ गया ना। उसके बाद में आर बी ए, तो आर बी ए ये हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे फॉर्म कर दी। मतलब अगर ये साइड लाइन 3 है तो ये साइड लाइन भी 3 आ जाएगा, यहाँ साइड लाइन 4 है तो 4 और 5 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना। पूछने क्या चाह रहा था, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसका सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी तो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ऑर्थो सेंटर तो क्या होगा, वर्टेक्स ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसका सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, और ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर क्या है, 0,0, तो सेंट्रॉइड का 0,0 से डिस्टेंस, मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा अल्टीमेटली। तो बात यही है ना। अब देखो, पहली बात तो क्या है कि इस ट्राइंगल का हम सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक और बात आप समझो, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो मैथमेटिकली, दूसरा ज्योमेट्रिकली, है ना। मैथ मतलब ज्योमेट्रिकली भी मैथमेटिकली ही है, बट आप बात को समझें। एक तरीका तो ये हो सकता है मैं वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट कर लूं, पहले वर्टेक्स क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें, वर्टेक्स आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें। ये निकालना बहुत आसान बात है ना। ठीक है, कोऑर्डिनेट जैसे आपके पास आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट आ गए तो फिर हम कोऑर्डिनेट या अफिक्सेस बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ना, तो आप क्या कर सकते हो, सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब एक बात आप सीखो, सेंट्रॉइड अब सेंट्रॉइड उसके बाद आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, पहले आप एक पॉइंट ये सीखिए, मान लो कि एक ट्राइंगल एबीसी है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है Z1, इसके कोऑर्डिनेट है Z2 और इसके कोऑर्डिनेट है Z3। ठीक है, मैंने क्या किया, Z1 आपको फाइंड आउट करना है, Z2 और Z3 आपको दे रखा है। ठीक है, एक बात को आप समझिए ना, मतलब दो फिक्स पॉइंट अगर दे रखे हैं, आपको क्वाड्रिलेटर का सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो थर्ड वर्टेक्स क्या हो सकता है, या तो अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है ना। अभी आप इस पर फोकस करिए, अपवर्ड वाले पार्ट में फोकस करिए ना। अच्छा समझो, मैंने क्या किया, बजाय 60 एंगल को यूज करने के 120 डिग्री एंगल यूज में लेते हैं। क्यों, कारण समझते हैं। देखो, ये वाला मैंने वेक्टर लिया, Z3 के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो Z3 माइनस Z2 लिखा। इधर हम गए Z1 की डायरेक्शन में गए तो Z1 माइनस Z3 लिखा।
ठीक है, अब देखो एक बात समझिए, इस लाइन को मैंने थोड़ा आगे ऐसे मूव किया, इस डायरेक्शन में क्या वेक्टर आ रहा है, Z3 माइनस Z2 आ रहा है, और एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, नाउ अब मैंने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस लगाते हैं, तो रोटेशन जब लगाएंगे तो Z1 माइनस Z3 अपॉन में, रोटेशन फॉर्मूला मैं यूज में ले रहा हूँ यहाँ पर ना, Z2 माइनस Z3, सॉरी Z3 माइनस Z2, यहाँ पर हम दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड है ना, इनटू में कितना आएगा, ई पावर आयोटा 2π/3 आ जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, ठीक बात है ना। अब देखो एक और पॉइंट समझो, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा बोल सकता हूँ, तो लेट मैंने इसको भी ओमेगा बोल दिया ना, ये क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, इसको ओमेगा कह सकते हैं। अब आप एक बात आपको क्या समझ में आया कि Z1 माइनस Z3 बराबर कितना है, Z3 माइनस Z2 इंटू ओमेगा आ गया, और Z3 को मैंने इस साइड भेज दिया, तो Z1 इक्वल टू कितना है, Z1 इक्वल टू है Z3 प्लस, ठीक है, Z3 माइनस Z2 इंटू में कितना आ जाएगा, ओमेगा आ गया। बात आपको समझ में आई, ठीक है, तो क्या रहा हमारे पास में Z3 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 है ना। ठीक है ना, अब देखो पॉइंट समझिए ध्यान से, अगर मान लो आपके पास में अगर दो वर्टेक्स दे रखे हैं ना, तीसरा वर्टेक्स आपको Z1 लिखना है, तो देखो आप ये डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, अपने Z3 के अराउंड आप रोटेशंस ले रहे हैं। ठीक है, तो Z3 के अराउंड अपने मतलब एक वेक्टर हमने ये लिखा और एक वेक्टर ये लिखा ना, ये वाला वेक्टर आ गया Z1 माइनस Z3 और ये वाला वेक्टर कितना है, Z3 की तरफ जा रहे हैं, तो Z3 माइनस Z2 है ना, ये लिखा। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे, Z3 हमने ऐड कर दिया है ना, आपको इसको लिखने का तरीका समझिए ना, ये अभी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, बहुत ध्यान समझना, Z3 प्लस, उसके बाद फिर आपको एक ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग आप समझ जाओगे कि क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा ना। उसके बाद में फिर मैंने क्या लिखा, Z3 माइनस Z2 है ना, इसको लिखा, इनटू में क्या लिख दिया, ओमेगा लिख दिया। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई। नाउ अब पॉइंट समझो बहुत ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ अब देखो आपको करना क्या है, अब मान लो मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने, मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हैं Z1, इसके कोऑर्डिनेट हैं Z2 और इसके कोऑर्डिनेट है Z3, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ZP। ZP आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, इस डायरेक्शन में आपने एक वेक्टर बनाया, इस डायरेक्शन में आपने वेक्टर बनाया, कितना आ गया, 120 डिग्री के एंगल पर आया। तो ZP अगर आपको लिखना है तो डायरेक्ट आप ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे आप, Z2 के अराउंड रोटेशन ला रहे हैं तो Z2 प्लस, ठीक है, यहाँ से फिर Z2 माइनस, जिससे माइनस Z3 यहाँ लिखा हमने, इनटू में कितना आ गया, ओमेगा आ गया। तो ZP तो हमारे पास ये आया सिमिलरली है ना। अब हम एक काम ये करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए हमें ना, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लिया हमने, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लिया, ठीक है, और ZQ के मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो ZQ के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, Z3 के अराउंड रोटेशन जा रहे हैं तो Z3 प्लस इंटू Z3 माइनस, कौन सा वेक्टर आएगा, सॉरी पॉइंट आएगा, Z1 आएगा, इंटू में कितना आ जाएगा, ओमेगा आ गया। तो ZQ के कोऑर्डिनेट ये आ गया, Q के कोऑर्डिनेट ये आ गए, ZQ है ना। अच्छा R के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, लेट मान लेते हैं ZR है, तो अब क्या लिखोगे, अब पॉइंट समझो, हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में गए है ना, सॉरी ऐसे लेते हैं ना, इस डायरेक्शन में वेक्टर ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में वेक्टर लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना, और फिर हमने एक इस डायरेक्शन में वेक्टर लिया। अब आपको रिलेशन लिखना है ना अकॉर्डिंग दैट, तो क्या रिलेशन लिखेंगे, Z1 के अराउंड आप रोटेशन ले रहे हैं तो Z1 प्लस, ठीक है, Z1 माइनस Z2 इनटू में ओमेगा, ये रिजल्ट आया, ZR के ये कोऑर्डिनेट आए। अब आपको देखो करना क्या है, इसका सेंट्रॉइड लिखना है, ट्रायंगल PQR का सेंट्रॉइड। अच्छा ट्रायंगल PQR का सेंट्रॉइड जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, Z1 मतलब ZP प्लस ZQ अपॉन ZR अपॉन में 3 लिखेंगे, ठीक बात है, तो यहाँ क्या बनेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बनेगा। अच्छा यहाँ से ओमेगा देखो सबसे बाहर कॉमन आ जाएगा, अच्छा सभी साइक्लिक ऑर्डर में आ रहे हैं, सभी कट जाएंगे, मतलब क्या कहने वाला हूं मैं, कहने वाले ये हैं भैया तो ट्रायंगल PQR है, इसका जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, और जो ट्रायंगल सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन दोनों का सेंट्रॉइड कैसा आएगा, सेम ही आएगा। इस ज्योमेट्रिकल पॉइंट को आप ध्यान रखिए ना, ठीक है, कैसे आया ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है ना। नाउ
अब आपको एक बात समझो, तो ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, कितना जाएगा 0 + 3 + 4 आयोटा अपॉन में कितना आ गया 3 आया, ये आ गया नाउ। तो इसका सेंट्रॉइड मान लेते हैं कि एक यहाँ कहीं सेंट्रॉइड आ गया। अब इसका मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। अच्छा डिस्टेंस मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ना, अभी हम बोल सकते हैं GH डिस्टेंस निकालना है आपको। GH कितना आ जाएगा 3 + 4 आयोटा का, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 3 + 4 आयोटा अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 5/3 आ गया, ये इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा 5/3 आंसर आएगा। पहले क्या आंसर आ जाएगा 5/3, क्या दे रखा है ये भी चेक करते हैं बच्चों, ए दे रखा है ना, फर्स्ट एकदम करेक्ट है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा ना, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था फर्स्ट ना मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, लेट एक मैट्रिक्स ए दे रखा है AIJ 2 × 2 का है, बी ए मैट्रिक्स दे रखा है सच दैट AIJ यहाँ पे कुछ इस तरह से है ना, AIJ बिलोंग्स 2,3। AIJ का वैल्यू या तो 2 हो सकता है 3 हो सकता है ना, ठीक है इतना बोला हुआ है। आगे क्या बोला, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज नॉन नेगेटिव, अगर मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन नेगेटिव है, देन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इन्वर्टिबल, भाई उसमें अगर नॉन नेगेटिव है उनमें से बताना है कि उसका इन्वर्टिबल होने की प्रोबेबिलिटी। पहले तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। पहली बात तो हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं जो कितना है 2 3 इनको लेकर के फॉर्म किया है, तो फर्स्ट इस वाले प्लेसेस को भरने के 2 वेज, इसको भरने के 2 वेज, इसको भरने के 2 वेज, इसको भरने के 2 वेज। अगर हम बात करें टोटल मैट्रिक्सेस की अगर बात की जाए तो कितना आ जाएगा 2⁴ मतलब 16 मैट्रिक्सेस आया, ये तो हमारे पास टोटल मैट्रिक्सेस आएगा। नाउ अब हम इनमें से एक बात करते हैं, कितनी पॉजिटिव आएंगी और कितनी नेगेटिव आएंगी, है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना, और कितने जीरो रहेंगे। तो एक काम करें पॉजिटिव नेगेटिव को हटा देते हैं, हम जीरो पहले कंसिडर करते हैं, क्यों वो आप समझ जाओगे। 2 और 3 को लेकर के फॉर्म कर रहे हैं तो 2 यहाँ लिख लेते हैं 3 यहाँ लिख लेते हैं, 2 हमने यहाँ ले लिया 3 यहाँ ले लिया, ऐसे बन जाएगा एक, ठीक बात है ना। या फिर ऐसा आप लिख लेते हैं ना, ऊपर 3 3 दे देते हैं, नीचे 2 2 दे देते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा, इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा। बात क्लियर हो गई है ना। अच्छा एक और पॉइंट समझिए कि 2 2 यहाँ आ गया 2 3, क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या। अच्छा इसमें एक पॉइंट समझो ना, क्या इसको मैं ऐसे करता हूँ, रो को ऐसे कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं 2 2 3 3 ऐसा लिखा जाए तो इसे करस्पॉन्डिंग 2 मैट्रिक्स आएंगे ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि भाई ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 3 और 2 2, 2 मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से आई, तो इन सभी के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0 0 आएगी ना। एक बात आपको समझ में आई। अच्छा एक और पॉइंट कि 2 2 2 2 है ना, ऐसे लिख दें, इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा, और एक और चीज 3 3 3 3, अगर सभी एलिमेंट 3 3 हो जाए तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसा आएगा 0 आएगा। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं बिल्कुल भी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो टोटल ऐसे 6 केस बनेंगे जिनके डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आना है 0 आना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की अगर बात की जाए तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 है तो बची कितनी हमारे पास 10 बची, तो 10 जो मैट्रिसेस है, अब 10 मैट्रिसेस जो बची उनके अगर डिटरमिनेंट की बात की जाए, है ना, 10 मैट्रिसेस जो बच रही हैं उनके अगर डिटरमिनेंट की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है 5 5 आप आधी आधी कर दो। आधी आधी क्यों किया, इसका मतलब क्या होगा जो 5 मैट्रिसेस जो होंगी अगर मैं उनका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो कैसा आना है पॉजिटिव, और अगेन जो 5 बची हुई होंगी उनका जो डिटरमिनेंट है वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, आपको एक बात तो समझ में आई, कैसे नेगेटिव आएगा भाई 10 जो बची हुई हैं तो भाई इस रो को, इन दोनों रो को ऐसा इसको इधर ले आओ इसको इधर ले जाए, अगर रो को अगर मैं एडजेसेंट अगर रो को इंटरचेंज करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नया मैट्रिक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आधी जो मैट्रिसेस होंगी वो रो को, दो रो को एडजेसेंट रो को इंटरचेंज करने से बनेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिटरमिनेंट 10 अगर है तो मतलब 5 का डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 5 की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आ रही होगी नेगेटिव आ रही होगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 5 हमारे पास पॉजिटिव हुए, 5 हमारे पास नेगेटिव हुए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 कितने का आ रहा है? 6 का आ रहा है। पॉजिटिव कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है। टोटल हमारे पास 11 मैट्रिसेस हुई। इनमें से 5 कैसे जिनका डिटरमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब एक सभी कैसे होंगे? इन्वर्टिबल होंगे। मतलब डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। और उसने पूछा पॉजिटिव, है ना, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो 5 ही फेवरेबल केस रहे, तो 5 फेवरेबल है, टोटल 11 है। क्या आंसर आ जाएगा? 5/11 इसका आंसर आएगा। क्या बच्चों बात समझ में आई आपको? आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है ना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से ना। इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले भी ले चुके हैं, चलो आपको समझाएंगे ना। लेट ए लाइन टचेज ए हाइपरबोला एट पी, है ना, हाइपरबोला को पी पे टच कर रहा है। इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स एट पॉइंट क्यू एंड आर। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, रफ डायग्राम, मान लो कि ये हमारे पास हाइपरबोला है, ये सेंटर मान लेते हैं, ये एक एसिम्पटोट्स ले लेते हैं, और ये अपने आप में एक दूसरा एसिम्पटोट्स ले लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज करते हुए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। जो टेंजेंट है पैराबोला को तो क्या कर रहा है? पी पॉइंट, सॉरी हाइपरबोला को पी पॉइंट पे टच कर रहा है, और यहाँ क्यू और आर पॉइंट पर कट कर रहा है एसिम्पटोट्स को ना। इतना उसने दिया हुआ है। इफ द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, अच्छा इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये गिवन है 4x² प्लस 8xy माइनस ऑफ y² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आ गया ना। ठीक है, अच्छा मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है? उसका कोऑर्डिनेट है 1,0। अच्छा एक बात आप पहले समझो ना, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि हाइपरबोला के केस में अगर मान लो कोई भी एसिम्पटोट्स आपने ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, तो ये हाइपर एसिम्पटोट्स को मान लो किसी पॉइंट पे कट करता है, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करता है? इस टेंजेंट को, है ना, इस पॉइंट पॉइंट पे क्या करेगा? बाइसेक्ट करता है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो पी क्यू लेंथ है, पी क्यू लेंथ क्या होगा? पी आर के बराबर होगा, पहली बात। इसका मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो 1,0 है, मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको 1,0 पता है। मतलब 1,0 कहाँ पर है? हाइपरबोला पर है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ये आपको प्रॉपर्टीज पता होगा तो आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आगे सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा पहला अगर ऑप्शन देखें कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय, हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे दिया जाएगा ना, ये उसने बोला है। तो एसिम्पटोट्स और हाइपरबोला में अगर बात करें तो वो हमेशा किससे डिफर करती है? कांस्टेंट से। तो अगर ये एसिम्पटोट्स का इक्वेशन ये है, तो भाई हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आएगा? यही आएगा, बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस है, मान लेते हैं लैम्डा। ठीक है, अब ये हाइपरबोला कहाँ से पास कर रहा है? पासिस थ्रू पॉइंट 1,0 से पास कर रहा है, तो 1,0 सेटिस्फाई कराते हैं, तो 4 यहाँ लिखा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो फाइनली ये 0 आना है, ये भी 0 आना है, बराबर लैम्डा आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया? 4 आया। ठीक है, तो अगर हाइपरबोला की बात की जाए तो 4x² प्लस का 8xy माइनस ऑफ y² माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास में क्या आ गया? हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। क्लियर बच्चों? आई होप आपको यहां तक की बात तो समझ में आई। एक पॉइंट, ठीक है, ओके। आगे उसने पूछा है लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज। तो हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका जो लेंथ होगा, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। चलो ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला वाला पहले इसमें एक और ऑप्शन पढ़ते हैं ना। सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर, मतलब ट्राइंगल अगर ओ क्यू आर की अगर बात की जाए, ये ओ हो गया, ओ इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, अभी के हिसाब से क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर क्या आ जाएगा? हाइपरबोला का 0,0 है, क्योंकि एसिम्पटोट्स कहाँ से पास कर रही है? 0,0 से पास कर रही है ना। तो ऐसे आपने ये सर्कम सर्कल लिखा, ठीक है। सर्कम सेंटर इज a, b, है ना। ठीक है, देन a प्लस 9b का वैल्यू 4 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब देखो इस वाली प्रॉब्लम को समझिए ना, बहुत ध्यान से समझो।
देखो वैसे तो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है, हाइपरबोला आपको मालूम चली गया, तो ठीक है। देखो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम लिखें, क्यों लिख रहे हैं ये अभी आपको समझ में आएगा ना, कि अगर टेंजेंट का इक्वेशन हम यहां से लिख सकते हैं, टी बराबर जीरो आएगा। टी बराबर जीरो का मतलब क्या हो, एक्स स्क्वायर, ये हाइपरबोला का इक्वेशन ये है ना, इसमें आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कराओगे एक्स एक्स वन से, एक्स एक्स वन, तो यहां से ही आ गया, ठीक है। प्लस साइन ऑफ 8 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो यहां से हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप रिप्लेस कराओ एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, अपॉन में 2 आएगा जो कैंसिल हो गया, 4 आ गया ना, माइनस वाई वाई वन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो तो -4 इक्वल टू 0 आया, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट 4 तो यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो गया। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं लिखूं तो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0 आया। अच्छा, टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जा सकता है आसानी से ना। अब देखो पॉइंट आप समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना ना, मैं जो बात को बताने वाला हूँ। आपसे पूछा है कि सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो देखो एक तरीका ये कि आप क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो और आप आर के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ओह सॉरी बच्चों ना तो कैसे क्यू के कोऑर्डिनेट आप इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लोगे और इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो। उसका सरकम सेंटर निकालना पड़ेगा जो बहुत हैवी काम है, क्यों ना आप एक तरीका समझे। तरीका क्या रहेगा, अब ऐसे समझिए ना, मान लेते हैं मैं उल्टा एक रिवर्स अप्रोच लगाता हूं, लेट सरकम सर्कल मान ही लेते हैं, लेट सरकम सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ऑफ 2by इक्वल टू 0। सेंटर क्या दे रखा है, a कॉमा बी है ना, अगर मान लेते हैं सेंटर a कॉमा बी है और ये ओरिजिन से पास करेगा तो कांस्टेंट टर्म कैसा आना है, 0 आना है। ये सरकम सेंटर हमने मान लिया है ना, सॉरी सरकम सर्कल हमने मान लिया, इसके सेंटर कितना आ रहा है, a कॉमा बी है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, इसकी इक्वेशन आपको ये रही है ना, इस लाइन की इक्वेशन ये है। एक काम हम कर सकते हैं, क्या इक्वेशन ऑफ ओ क्यू एंड ओ आर का जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या। मैं एक काम करता हूं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ क्यू एंड ओ आर, ये फाइंड आउट करते हैं। जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ क्यू एंड ओ आर, इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं। कैसे, इस सर्कल को इस लाइन के साथ होमोजीनियस बना दे, तो कैसे, बाय यूजिंग होमोजेनाइजेशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमारे पास इन दोनों लाइनों की इक्वेशन निकल जाएगी, और जैसे हमारे पास इन दोनों लाइनों की इक्वेशन निकली तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हमने अपनी साइड से निकाल दिया, जबकि गिवन क्या है, ये है। दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे, है ना, बाय यूजिंग होमोजेनाइजेशन, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर यहाँ से लिखा हुआ माइनस ऑफ 2ax। होमोजेनाइजेशन शायद लोगों को पता होगा ना, आपको पता होगा बच्चों, नहीं मालूम है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर ना लास्ट टॉपिक होता है ना, तो एक बार उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो हमने किया यहाँ पर उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 का वैल्यू हमने लाइन से यहाँ से डाला, माइनस ऑफ 2by 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का वैल्यू हमने यहाँ से डाल दिया, बराबर 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, माइनस 2ax स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिख लिया, ठीक है। वाई का टर्म लिखते हैं, एक्स वाई का टर्म है ना, तो माइनस 2ax इंटू वाई माइनस ऑफ 2b इंटू एक्स इंटू वाई माइनस ऑफ 2b बाई स्क्वायर बराबर 0, इतना है, ठीक बात है। एक्स स्क्वायर तो यहां से तो हमने लिखा 1 माइनस ऑफ 2a, वाई स्क्वायर का टर्म मैं लिखता हूं ना, वाई स्क्वायर का जब टर्म लिखेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 माइनस ऑफ 2b, इतना आ गया। एक्स स्क्वायर का टर्म हमने यहाँ से लिख दिया, वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ से लिखा, एक्स वाई का टर्म लिखते हैं, माइनस ऑफ 2xy हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचा, a प्लस बी बचा, दैट इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओक्यू आया। अच्छा, ओपी एंड ओक्यू अपने आप में क्या, एसिम्पटोट्स है, एसिम्पटोट्स का ये इक्वेशन दे रखा है, मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर प्लस का 8xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
अब देखो ये दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी, सेम होंगी कि नहीं होंगी, मतलब आई कैन से फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, ये दोनों सेम आएंगे। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2a/4 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यहां से लिखते हैं तो -2 इंटू ए प्लस बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। नाउ यहां से हम कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखते हैं तो 1 - 2b अपॉन में कितना आ जाएगा, -1 आया। ठीक है, यहां तक की बात तो हमें समझ में आई। अब आगे क्या करना चाहिए मुझे, अब आगे की बात समझो। अब एक काम करते हैं, दो इक्वेशन दो अननोन सिंपलीफाई कर लेते हैं। कैसे, एक काम करता हूं, इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूं ना, इन दोनों को एक साथ लिया तो यहां से तो हमने लिखा 1 - 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 तो यहाँ से आ जाएगा, -1 प्लस आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ b आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं इस साइड ले गया, 2a प्लस ऑफ 8b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ गया। एक तो मेरे पास ये रिलेशन आया। ठीक है, नाउ दूसरा मैं काम करता हूं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स ना। ठीक है, तो माइनस तो यहाँ साइन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ ऊपर आ गया रिजल्ट 1 - इज इक्वल टू -a यहाँ से है और -b यहाँ पर आया। ठीक है, तो -a को मैं इस साइड ले आता हूँ या इस साइड ले जाते हैं इसको ना, तो यहाँ से तो प्लस का a बनेगा, माइनस का b यहाँ से है, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आया। a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 1 आया। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशंस आ गई। अब एक काम करते हैं, मुझे a और b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन दो अननोन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, 8 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8a यहाँ से आएगा, माइनस का 8b है ना, जब दोनों को ऐड कराएंगे तो 8b कैंसिल हो जाएगा, 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 + 5 तो कितना है 13 आया, 8 और 2a यहाँ से आया है ना, कितना है 10a आया। a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 13/10। अच्छा, a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ डाल दूं, a की वैल्यू को अगर यहाँ डाल दें तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा a माइनस ऑफ 1, ये आ गया ना, 1 को उधर ले गए, b का वैल्यू, और a का वैल्यू कितना आ रहा है 13/10 - 1, तो कितना आ गया, दैट इज 3/10 आ गया। तो b का वैल्यू ये आया और a का वैल्यू ये आ रहा है ना, अगर कहीं कोई गलती नहीं करी है तो, है ना। ओके, कहीं कोई गलती तो नहीं है ना, 4x प्लस, ठीक है ना, सब कुछ सही है। तो इतना a + 9b बराबर 4 पूछना चाह रहा है, a - b पूछना चाह रहा है ना। एक काम करते हैं, a का वैल्यू कितना है 13/10 और b का वैल्यू ये आया, तो a - b में अगर यहाँ से निकालूं तो a - b 13/10 तो 3/10 तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो 10/10 आ जाएगा। ये तो कितना है 1 आया। a - b का वैल्यू क्या दे रखा है, a - b का वैल्यू -1, गलत है ना। और आगे क्या पूछा, a + 9b पूछा हुआ है, a + 9b, a + 9b, तो a का वैल्यू तो कितना आ रहा है हमारे पास 13/10, सॉरी a + 9b नहीं है, a + 4b है, a + 9b है। b कितना है हमारे पास में, ये रहा ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 27 आया, 27/10 हमने यहाँ से लिखा, 40/10 यहाँ से आ जाएगा, और दैट इज कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई ना। तो हमारे पास में क्या आया, a + 9b का वैल्यू 4 आ रहा है, तो इसका वैल्यू तो 4 आया। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये तो गलत आ गया ऑप्शन ना, ये हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, डी तो सही नहीं होगा ना। ऑप्शन बी के बारे में अगर बात करें तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, मतलब आपसे क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ पूछा हुआ। ए और बी मत लेना आप, क्योंकि ए और बी इसने यूज कर रखा है, तो अल्फा और बीटा मान लेते हैं ना, कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना आ रहा है, सेमी ट्रांसफर एक्सिस का लेंथ अल्फा ले लेते हैं और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ बीटा ले लेते हैं ना। ठीक, अच्छा आपको ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं आपको इसके लिए हिंट देकर छोड़ देता हूं, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका, हाइपरबोला पता ही है आपको, तो एक काम करते हैं, मैं इसको उतने डिग्री से रोटेट कर दूं जहां से एक्स वाई का टर्म हट जाए। और ऐसा हम कितने डिग्री से रोटेट करते हैं,
मतलब थीटा से आपने रोटेट किया तो tan 2 थीटा बराबर कितना आता है रिलेशन 2h अपॉन a माइनस बी आता है कि नहीं आता है? तो उस वैल्यू को आप यहाँ से पुट कराएंगे और ये आपको पता होगा शायद स्मॉल x और स्मॉल y ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए आप ही के लिए छोड़ दे रहे हैं। cos थीटा और sin थीटा तो यहाँ लिखेंगे। मतलब आपने क्या किया, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है ना, इतना इस सिस्टम में लिखा हुआ है, एक सिस्टम में के अंदर ये इक्वेशन ऑफ कर्व लिखा हुआ है। हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा डिग्री से रोटेट कराया सच दैट कि उसके अंदर से एक्स वाई का टर्म हट जाए। सॉरी, तो ऐसा करने से क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर एक जो एंगल आएगा वो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan 2 थीटा इक्वल्स टू आएगा 2h अपॉन a माइनस v। ये आएगा तो वहां से आप ये निकालेंगे और स्मॉल एक्स वाई की जगह कैपिटल एक्स वाई पुट कर दोगे तो हमारे पास पूरी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली क्या रहेगा, ये कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी तो हाइपरबोला है तो माइनस आएगा ना, 1 में से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं ये वाली लेंथ को क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगा ना, ए स्क्वायर। तो वहां से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ए और सी सही है ना, बी के बारे में सॉल्व करना पड़ेगा तो पता चलेगा। कैट को आप सॉल्व करना, लेंथी है थोड़ा सा इसलिए छोड़ दे रहे हैं। थर्ड का ए और सी आंसर आ रहा है ना, मतलब वो आंसर भी नहीं आया ना, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। बहुत उबासी आती है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये एफ एक्स दे दिया हमारे पास। ओके, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम, बहुत आसान प्रॉब्लम। क्या पूछा जा रहा है, एफ एक्स का लिमिट निकालना जब एक्स 5 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब एक्स 5 से थोड़ा सा कम है, 5 से थोड़ा सा कम है तो भैया ये जीरो माइनस हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, जीरो माइनस से भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब जीरो प्लस बनाए तो नीचे, और ये अगर जीरो प्लस बनेगा तो भैया कॉट इनवर्स का ग्राफ याद है आप सभी को, कुछ ऐसे आता है। अगर जीरो प्लस अगर ये बना तो इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना बनेगा, ये तो भैया इन्फिनिटी जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को जाएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो। मतलब ए बिल्कुल सही है। अच्छा, 5 प्लस की तरफ गया, 5 प्लस में कितना बनेगा, जीरो प्लस बनेगा, यहाँ से नेगेटिव बनेगा, तो मतलब ये कैसा बना, जीरो मतलब माइनस बना ना, नेगेटिव में जीरो से थोड़ा सा कम बना। अब नेगेटिव में जीरो से थोड़ा सा कम बना तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई आएगी, बिल्कुल सही। ठीक है, सिमिलरली हम सी और डी के बारे में बात कर सकते हैं ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 10 से जस्ट थोड़ा सा कम लिखें, तो 10 से अगर हम थोड़ा सा कम अगर लिखें, इस कलर को समझो, 10 से अगर थोड़ा सा कम है तो ये तो नेगेटिव नंबर बना, ये पॉजिटिव नंबर बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे फाइनली कैसा हो जाएगा, नेगेटिव और जीरो से थोड़ा सा कम बनेगा, तो जीरो से थोड़ा सा कम, तो 1 अपॉन आपको मालूम है कि 1 अपॉन जीरो प्लस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और 1 अपॉन ऑफ जीरो माइनस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी रहेगा। तो 1 अपॉन जीरो माइनस तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू भैया कितनी आनी है, पाई आनी है, सही बात है। तो फिर प्लस पे वैल्यू कितनी आनी है, इसकी जीरो आनी है, तो सही बात है, उधर चला जाएगा ग्राफ, है ना। कितना आ जाएगा इसका आंसर, ए बी सी डी चारों सही रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा आसान था और जल्दी सॉल्व हो गया था ना। ठीक है, बस आपको इन बातों का बड़े अच्छे से ध्यान रखना था ना। ओके बच्चों, फोर्थ का आंसर कितना है, ए बी सी डी आंसर आ रहा है। फोर्थ का आंसर क्या दिया है, ए बी सी डी, बिल्कुल सही है ना। आगे मूव करते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा इस प्रॉब्लम को भी बहुत ध्यान से समझना ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए ना, एक सेकेंड। हाँ बच्चों समझो ना, अगला प्रॉब्लम क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 को ना बहुत ध्यान से समझिए ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। ए सर्कल इज ड्रॉन विथ सेंटर अल्फा एंड बीटा, वे अल्फा इज रैशनल एंड बीटा इज इररेशनल, है ना। ये बीटा है तो सही से लिखा नहीं गया है, बट आप मानो ये बीटा है ना, अब लग रहा है। देन आगे क्या पूछा है, ए सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, है ना, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा रैशनल और बीटा इररेशनल है। उससे पूछा है देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट टू रैशनल ऑन सर्कल, मतलब देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट 2 पॉइंट्स ना, रैशनल पॉइंट्स। रैशनल पॉइंट्स का मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है, आगे बोलना है एक ऑप्शन में, इफ देयर एग्जिस्ट exactly 2 rational points P and Q on the circle then slope of PQ must be 0।
स्लोप ऑफ PQ कैसा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट R x1, y1 on circle with 2, √3 as a center, then radius must be irrational। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है ना बातें ना। ओके, आगे उसने बोला फॉर एग्जैक्टली वन रेशनल पॉइंट ऑन सर्कल विथ 2, विथ सेंटर 2, √3 ना एस सेंटर, देन x1 बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सारी बातों को समझते हैं बहुत ध्यान से ना, देखो बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूँ, इसी को अपना सेंटर क्या है, ये वाला एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। सेंटर 2, √3 लेते हुए सर्कल ऐसे बनाते हैं। एक सर्कल हमने लिखा जिसका सेंटर कितना है, 2, √3 है। ठीक है, इसका रेडियस R ले लेते हैं। अब सर्कल पे मान लो कितने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं ना, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट P मान लेते हैं, चलो इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट Q हमने मान लिया x2, y2। ठीक है, 2 पॉइंट आए। तो यहां से आप एक बात तो बोल सकते हैं, ये सेंटर ये आ गया, तो CP स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, CQ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, यहां तक की बात तो ठीक है। अच्छा, CP अगर मैं लिखूं तो ये कितना लिखेंगे, x1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ y1 - √3 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, x2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ y2 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने किया x1 y1 और x2 y2 दोनों ही रेशनल पॉइंट्स हैं। मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम मान लो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ऐसे मान के चले है ना। अब बात को बहुत ध्यान समझना, यहां तक की बात तो चलो हमें क्लियर हुई। अच्छा, अगर आगे का पॉइंट अगर मैं समझूं कि x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर, तो मैंने यहां से लिखा। ठीक है, यहां से अगर मैं लिखता हूं तो कितना आ जाएगा, -4x1 यहां से आया, माइनस ऑफ यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू y1 आया, प्लस का 4 और प्लस का 3 यहां से आएगा, वो चलो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर हमने यहां से लिखा। ठीक है, नाउ यहां से आएगा माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x2 यहां से आएगा, और माइनस का यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू y2 यहां से आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, ऐसे कुछ कंडीशन है ना। अब देखो एक पॉइंट समझिए, मैंने क्या किया, सभी टर्म्स को मैं एक साइड लेके गया, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर तो हमने यहां से लिखा माइनस ऑफ x2 स्क्वायर माइनस ऑफ y2 स्क्वायर हमने यहां लिखा। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझो, माइनस का 4x1 यहाँ आ रहा है, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का बनेगा, और माइनस साइन -4 अपने कॉमन ले लिया, अंदर कितना x1 - x2 आया। ठीक है, माइनस का 2√3 यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, y1 - y2 यहाँ से आया, बराबर में 0 आया। ठीक, तो यहां तक की बात तो हमें समझ में आई, बिल्कुल एकदम है ना, क्लियर हुआ। अब देखो पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, इन दोनों पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा आपको, चलो ठीक है ना, अभी बाद में समझाते हैं, यहां तक की बात तो हमें क्लियर है ना। अब देखो एक बात आप समझिए, ये सभी x1 y1 x2 y2 सभी कैसे रैशनल नंबर है, ये सभी रैशनल नंबर हैं। ठीक है, और ये भी रैशनल है, पर √3 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये पूरा नंबर अपने आप में कैसा बन गया, इररेशनल बन गया। अब देखो रैशनल प्लस इररेशनल, प्लस या माइनस, इनका जो सम आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है वो कैसा आया, 0 आया। अब मान लो कोई भी अगर रैशनल प्लस इररेशनल नंबर, जैसे मान लो एक मैं ऐसे लिखूं a प्लस √2b इक्वल टू 0, और मैं आपको बोलूं कि a और b रैशनल है, a और b रैशनल है, तो ये संभव हो सकता है कभी भी। हाँ, ये देखो अगर ए और बी अगर रैशनल, मान लो ए का वैल्यू 1 ले लिया, बी का वैल्यू 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो भैया कभी भी ऐसे, अभी एक नंबर का भी 0 के बराबर आ ही नहीं सकता है ना। या फिर मान लो 0 आएगा तो भाई जितना ये लिखा हो उतना ही नेगेटिव में, मैग्नीट्यूड में ये आना चाहिए। मतलब से 2 - 2 का टर्म बने तो 0 हो सकता है ना, या √2 माइनस ऑफ √2 का टर्म बने तो भी 0 हो सकता है, तो सेम ऐसे कुछ होने चाहिए। बट अगर ये इररेशनल है, ये तो इररेशनल और ये अपना रैशनल है, तो डिफरेंस में से कुछ भी 0 आ ही नहीं सकता। मतलब एक ही केस में अगर ये पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल हो सकता है, जब ए भी 0 बने एंड साथ के साथ बी भी कैसा बने, 0 बने, ये तभी संभव है, अदरवाइज तो ये संभव ही नहीं है। आई होप आपको मेरी ये बात आपको क्लियर हुई।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर माइनस ऑफ y2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 4 हमने यहां से लिखा है, और x1 माइनस x2, ये वाला पार्ट भी जीरो होना चाहिए, एंड y1 माइनस y2 इक्वल टू भी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब आप पॉइंट समझो ना, अब यहां से बातें शुरू होती है ना। x1 स्क्वायर और माइनस x2 स्क्वायर को तो हमने एक साथ लिखा, माइनस ऑफ 4 यहाँ लिखा, x1 माइनस x2, और यहां से हमने फैक्टर करके लिख ही देते हैं y1 माइनस y2 और y1 प्लस y2 बराबर जीरो। ये हमारे पास यहां से कंडीशन आई रही थी, और यहां से क्या किया हमने, x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, तो x1 माइनस x2 कॉमन लिया, तो यहाँ x1 प्लस x2 और माइनस 4, तो यहां से आ गया प्लस साइन ऑफ y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 बराबर जीरो, ऐसे कुछ लेके चले। अब बात को समझो, यहां से मैं बोल रहा हूं इफ अगर मान लो y1 y2 बराबर जीरो है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा जीरो हो गया, ये वाला हिस्सा जीरो हो गया, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, या तो x1 बराबर x2 है, या फिर x1 प्लस x2 बराबर कितना 4 है। ठीक है, ये आ रहा है ना हमारे पास, या तो x1 x2 के बराबर होगा, या फिर x1 प्लस x2 बराबर कितना आ रहा होगा, 4 आएगा। ठीक है, नाउ अब पॉइंट और समझो, अगर देखो मान लो अगर x1 बराबर अगर x2 हुआ, ठीक, तो क्या रहेगा हमारे पास में, दोनों मतलब एक ही पॉइंट आएगा इन दैट केस तो ना। अगर x1 प्लस x2 बराबर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को जो x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 करते हैं ना, इन दोनों का मिड पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, तो मतलब x1 x2 इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब मैं कहना है ये क्या रहा हूं ना, ये ऐसे इस लाइन पर आ रहा होगा, ठीक है ना, x1 x2 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो x1 x2 इस वाले पार्ट पे आ रहा होगा ना। ठीक है ना, अब देखो बात को समझिए बहुत ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन ए की बात करें कि देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट टू रेशनल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, है ना। हाँ, सर्कल पे एटमोस्ट दो पॉइंट आ सकते हैं, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, जब वो कब आएंगे, अंडर दिस कंडीशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 के अंडर दिस कंडीशन में ना। ठीक बात है, तो पहला तो अपन क्या कर सकते हैं, सही टिक करेंगे। ठीक है, अगला वाला ऑप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही बारीक वाले ऑप्शन है ना, बहुत ही बारीकी से आपको इन बातों को समझना है। अगला क्या होगा, इफ देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू रैशनल पॉइंट्स p एंड q, अगर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन दैट केस स्लोप ऑफ पी क्यू, भाई स्लोप ऑफ पी भाई दो पॉइंट कब एग्जिस्ट कर रहे थे, जब y1 माइनस y2 बराबर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा था ना। तो अगर y1 माइनस y2 अगर जीरो आ ही रहा है, तो हमारे पास में क्या आएगा, फिर दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही बात है ना, तो ये भी सही है। आगे बोला इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट, है ना, x1 y1 ऑन दिस सर्कल, ठीक है, विद सेंटर 2 √3 एज सेंटर, देन द रेडियस मस्ट बी इर्रेशनल। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए, इर्रेशनल होना चाहिए। ठीक है ना, अब मान लो कि हमारे पास में अगर एक ही पॉइंट आ रहा है ना, बहुत ध्यान समझिए, इस बात को ऐसे समझें कि जो शुरू में कंडीशंस थी हमारे पास, ये वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन से आप जाइए कलर थोड़ा चेंज करते हुए, है ना, तो ये बराबर में कितना लिखा हुआ, आर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो अगर एग्जैक्टली हमारे पास अगर वन पॉइंट होगा, तो x1 बराबर कैसा आएगा, x2 आएगा। पहली बात तो अगर x1 बराबर x2 आया, तो भाई देखो ये वाला हिस्सा तो अपना कैंसिल हो ही गया, y1 माइनस √3 और y1 माइनस समझाते हैं, इसको आप यहां से समझिए ना एक बार। चलो x1 बराबर x2 लिखा, तो ये वाला पार्ट तो हमने कैंसिल कर दिया, y1 बराबर y2 भी आ जाएगा, ये वाला हिस्सा भी हट जाएगा ना।
बराबर एक्स प्लस एक्स टू बराबर 4 आया। देखो आप ऐसे समझिए ना, रेडियस के बारे में पूछ रहा है कि हम तो सिर्फ रेडियस लिखते हैं ना, आर हमने ये लिखा, यहीं से लिखा ना, x1 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ऑफ रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये लिखना चाह रहे हैं ना। अब समझो बात को, थोड़ा ध्यान से समझिए। x1 माइनस टू यहाँ लिखा है, x1 y1 खुद रैशनल है, ठीक है, x1 y1 क्या रैशनल है। अब देखो x1 रैशनल है तो अब क्या है कि इसका स्क्वायरिंग कराएंगे तो एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। y1 खुद रैशनल है तो ये अपने आप में क्या माइनस रूट थ्री कराएंगे तो इररेशनल नंबर आएगा, और रैशनल प्लस इररेशनल जो बनेगा है ना, फिर उसका ये फाइनली इररेशनल नंबर बना, इररेशनल का स्क्वायर रूट लेंगे तो कैसा आएगा, इररेशनल आएगा। मतलब ये बात आप समझो ना, रेडियस कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इररेशनल ना, ये बात भी सही है, ठीक। बहुत ध्यान से समझना था, बहुत ही बारीक वाले ऑप्शन है ना। फॉर आगे क्या दे रखा, फॉर एग्जैक्टली वन रेशनल पॉइंट x1 y1 ऑन दिस सर्कल एज सेंटर्ड देन x1 का वैल्यू 0 है ना। नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकता, x1 0 कोई जरूरी नहीं है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। x1 बराबर x2 है तो मतलब वो बराबर होने चाहिए, बस सीधी सी बात है ना, बराबर मतलब दोनों पॉइंट वो सेम सेम आएगा, मतलब ऐसे काफी सारे एक ही पॉइंट होगा। अब एक पॉइंट होगा तो कौन सा पॉइंट रहेगा ना। देखो आप यहां से समझिए, इस लाइन से समझाते हैं आपको। पहले तो y1 बराबर y2 होना चाहिए, तो x1 स्क्वायर तो यहाँ से आया, माइनस ऑफ x2 स्क्वायर यहाँ से आया, y1 बराबर y2 है तो ये वाला इससे कट जाएगा, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 बराबर कितना है, 0 आया, ठीक है। तो यहाँ से तो चलो हमने ये बात निकाल दी थी कि x1 बराबर x2 आ जाएगा, या फिर x1 प्लस x2 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ये बात हमें मालूम चली थी। अगर मान लो कि x1 इज इक्वल टू अगर x2 हुआ, अगर x1 इज इक्वल टू अगर x2 होता है तो इन दैट केस क्या आएगा कि हमारे पास एक ही नंबर आया था। अच्छा वो नंबर ऐसे कुछ भी हो सकता था ना, मतलब जीरो तो नहीं कहेंगे। आप ऐसे समझिए कि ये सर्कल है, इसका सेंटर है 2,√3, ये इसका रेडियस है, और ये पॉइंट है x1, y1, एक रैशनल पॉइंट है। x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, y1 माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर बराबर में r इररेशनल होगा, ये तो हम डिसाइड कर चुके थे, r स्क्वायर कैसा आना, रैशनल आना है ना, ठीक है। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4x1 माइनस 4 तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 3 यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ r स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2√3y1 इक्वल टू 0 आया, ठीक है ना, ये बात आई। अब देखो यहाँ से आप बात समझे तो y1 का वैल्यू तो यहाँ से 0 आ जाएगा, और नहीं एंड ये वाला हिस्सा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4x1 प्लस का 7 माइनस ऑफ r स्क्वायर बराबर 0, और y1 का जब वैल्यू यहाँ से 0 कराएंगे तो x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4x1 प्लस का 7 माइनस ऑफ r स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से फिर x1 का हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा, और x1 का एक ही वैल्यू आना है तो उसके लिए d कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वो रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सर्कल भी फिक्स डी आ जाएगा ना, ठीक है। तो y1 बराबर 0 आया, तो y1 बराबर 0 आएगा, ना कि x1 बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास डी नहीं होगा, मतलब पांचवे का आंसर क्या आएगा, a कॉमा बी कॉमा सी आएगा। बहुत देर लगाई इसने सॉल्व होने में ना, पांचवे का a कॉमा बी कॉमा सी आएगा, ठीक है ना, सही जवाब है ना। ओके बच्चों,
बड़े ध्यान से सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को ना। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आसान है ना, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं आप। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मान लो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे रखा है, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इट मीन कि डेल्टा कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, पहली बात तो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, डेल्टा अगर जीरो आया तो मतलब 2 - 1 1, यहाँ से हमने लिखा 1, यहाँ लिखा -2 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा, a यहाँ से आया -1 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल्टा का अगर वैल्यू जीरो है तो ये आ जाएगा। उसके बाद में अब क्रैमर रूल लगाते हुए आगे इसको सिंप्लीफाई किया, हमने एक्सपेंड किया, तो 2 इंटू है ना, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 और +1, तो कितना आ जाएगा, -3 आया, यहाँ से +1 आ जाएगा। इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 - ऑफ a प्लस साइन ऑफ 1 इंटू, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो -1 और +2a, दैट इक्वल्स टू जीरो है ना, ये आ गया। अच्छा, इसको समझते हैं तो -6 तो यहाँ से आया, +2 यहाँ से आया, कितना हो जाएगा हमारे पास में, -6 और +2, -4 हो गया, और एक -1 हमारे पास यहाँ दे रखा है ना, तो कितना आ जाएगा, -5 है ना, और -a यहाँ दे रखा है और +2 है, तो कितना आ जाएगा, +a आ गया, इक्वल्स टू जीरो। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आया। पहली बात तो मुझे ये समझ में आई, ठीक है, ओके। आगे क्या दे रखा है, एंड एफ एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, सच दैट एफ ऑफ 5 + x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के हर एक वैल्यूज के लिए। देन इसका वैल्यू पूछा हुआ है, तो देखो पहली बात तो आपको यहीं से एक बात समझ में आना चाहिए कि फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। कि कैसे, अब कुछ कुछ पॉइंट आप हमेशा याद रखो जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ दिखाई दे, पहली बात तो कैसा होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। इसका जो पीरियड होगा, है ना, नॉट फंडामेंटल पीरियड, बस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसका जो पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, a - b आया, उसके मॉड का 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इस बातों को पहले तो आप यहाँ तक की बात समझिए ना। अगर आपको इतनी बात आपको मालूम है, देन आप यहाँ से एक बात क्या बोल सकते हैं कि दैट फंक्शन इज पीरियोडिक, और इसका पीरियड कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, डबल करने पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो उसका पीरियड कितना है, 10 है। मतलब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है -0 से लेकर -10 तक, मतलब हमें अगर वैल्यू निकालनी है 0 से लेकर के -10 तक एफ एक्स डी एक्स, ये निकालना है ना। ए का वैल्यू तो कितना आ गया हमारे पास, 5 आ रहा था ना, 5 हमने यहाँ डाल दिया तो -10 है ना, ए का वैल्यू 5 हमने यहाँ डाल दिया, -10 तो यहाँ हुआ -10 तक है ना, ये है। अच्छा, अब एक और बात आप समझो कि आपने ये क्या डिसाइड कर लिया कि ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड कितना है, 10 है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट समझे, चलो इसको मैंने कुछ ऐसे ब्रेक किया, x + 5 दे रखा है ना हमारे पास, तो मैं एक काम करता हूँ, 0 से लेकर -5, तो मैंने यहाँ ब्रेक किया, और -5 से लेकर के -10 एफ एक्स डी एक्स ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। नाउ अब पॉइंट ये समझते हैं, यहाँ -5 है ना, एक काम करते हैं, हाँ यहाँ मुझे क्या चाहिए, x + 5 चाहिए ना, सपोज करो इसमें x + 5 चाहिए ना, x को x + 5, तो यहाँ पर लिमिट में अगर तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और आप लोग याद रखिए ना, कुछ कुछ बातें आपको सब पता रहना चाहिए, इससे क्या प्रॉब्लम बड़ी स्पीड से सॉल्व हो जाती है। ये मैं आपको कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मान लो आपको लिमिट में अगर c जोड़ना है, x को आप किससे रिप्लेस कराओगे, x - c से रिप्लेस कराओगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब लिमिट में आपने क्या किया, +5 जोड़ा ना, सॉरी, लिमिट में यहाँ पर हमें +5 चाहिए, तो यहाँ क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे ना। तो मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स + 5 चाहिए, तो यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो -5 यहाँ आ जाएगा, -10 यहाँ से आ जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, तो ओवरऑल पार्ट को आप कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन साइन को, तो यहाँ कुछ ऐसे आ गया। अच्छा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, दे रखा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, 2 dx, dx का कितना आ जाएगा, x आ गया ना, और फिर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, कुछ ऐसे हमने पुट कर दिया ना। तो यहाँ से तो कितना होना है, प्लस का 5 माइनस का 5, तो यहाँ से आ जाएगा -5 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -10 आया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, -10 आ रहा है ना। ओके, बड़ी देर में जाके सॉल्व हुआ ना। ओके है ना, क्या आंसर आ जाएगा, 6 का आंसर ए आ जाएगा -10। ए का वैल्यू कितना आ रहा था हमारे पास में, 5 आ रहा है, तो 5 को यहाँ पुट कराएंगे तो अगेन कितना बनेगा, ये भी -10 बनेगा, ये भी सही है। सी की बात करें ना, तो 0 से लेकर के ए कितना दे रखा है हमारे पास, 5, तो 0 से लेकर 5 तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 0 से लेकर 5 तक में जाएंगे तो आप डिस्टेंस को इंटीग्रेट कराएंगे 0 to 1, तो 0.dx बनेगा, 1.2 तो 1.dx, 2.3 2dx, 3.4 3dx, 4.5 4dx, ऐसे कुछ है ना। अब देखो dx का इंटीग्रेशन 1 को तो बाहर निकाल देते हैं ना, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन कितना x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 आ जाएगा, फिर 2 को बाहर निकाला आपने, dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 आ जाएगा, तो यहाँ सिमिलरली 3 और यहाँ 4 आ जाएगा, 7 अगेन ये कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। ठीक है, और a का वैल्यू 5 है, तो मतलब ये c नहीं आएगा ना, कितना आना चाहिए आंसर, -10 आना चाहिए। ठीक है, तो a और b 6 का आंसर आएगा, है ना। 6 का आंसर क्या रहा, a और b, 6 का आंसर a और b बिल्कुल सही है ना। ठीक बच्चों ना, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ना बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना, बहुत आसान सा और सही प्रॉब्लम। कैसे सिंप्लीफाई कराएंगे, बहुत ध्यान समझिए ना। तो पहले तो आप पॉइंट समझो, लिमिट निकालना, एक सीरीज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जनरली हम करते क्या है, सीरीज का सम निकालते हैं, पहले n टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, ऐसा ही करते हैं। इसमें ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा करते हैं ना, बट अभी आपको यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट है, तो आपके दिमाग में एक बात तो ये आनी चाहिए, क्यों ना मैं एक काम करके ये देखूँ, समेशन ऑफ यहाँ लिखा हुआ है k इक्वल्स टू 1 to n, इसको रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज कराएंगे तो यहाँ तो बनेगा k अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ k स्क्वायर अपॉन में n क्यूब, अपॉन में यहाँ कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस k अपॉन n स्क्वायर, और यहां से अगर देखें k स्क्वायर अपॉन में n क्यूब और +1। ठीक है ना, ऐसा कुछ मैंने लिखा। अब देखो बहुत ध्यान से कुछ बातें समझना है ना, जो मैं अभी बोलने वाला हूं ना। अब देखो आपने क्या किया, k बराबर से 1 पुट कराएंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, 2 पुट कराएंगे ना, ऐसे करके सीरीज बनती चली जाएगी। ठीक है, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अब देखो एक बात आप समझो थोड़ी देर के लिए, कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर तो 0 जाएगा, ऊपर भी 0 को जाएगा, और ये 0 + 0 से 0 बना, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म ऊपर बन रहा है। कैसे बना कि 0 0 0 को आपने इन्फिनिटी टाइम्स ऐड कर दिया, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म्स बन रहा है। नीचे वाले पार्ट में कोई फॉर्मेट आ रहा है कि कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा, मतलब इसका लिमिट तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से 2 आ गया। अच्छा, अगर ये 2 आ गया तो एक बात आप समझो बच्चों, एक काम करते हैं, k अपॉन n से यहाँ से 1 अपॉन n में कॉमन ले लूँ। अगर 1 अपॉन n अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 अपॉन n, तो k अपॉन n को तो क्या r अपॉन n, तो इसको तो मैं x लिख सकता हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 आ गया, लिमिट ले लिया, और समेशन के साइन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, और लिमिट कितना आ जाएगा, 0 to 1 इसका लिमिट आ जाएगा ना, तो ये इसका आंसर आ गया। बस उसके बाद तो ये सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। आपको तो मैंने बाहर निकाल दिया, x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x²/2, यहाँ से x³ 3, लिमिट की बात करें तो 0 to 1, तो 1/2 तो हमने यहाँ से लिखा, अपर लिमिट पुट कराएंगे तो 1/2 + 1/3, तो यहाँ से आ गया 5/6, और ये आ जाएगा 5/12 आया। ठीक है, ये आ गया, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना l दे रखा है, तो 12l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ये इसका आंसर होगा। बच्चे बहुत ध्यान से इस बात को समझना था ना, बहुत ही बारीक, अच्छा कंसेप्ट था, मतलब कंसेप्ट तो अच्छा ही है, पहले से पता ही है सभी लोगों को, r अपॉन n को x में कन्वर्ट करते हैं, 1 अपॉन n को dx में कन्वर्ट करके देन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा लगा सकते थे, ये सोचने वाली बात थी ना। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना। अच्छा ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया है ना, शानदार प्रॉब्लम, अल्टीमेट है ना। I1 हमारे पास ये दे रखा है, I2 ये दे रखा है, I1 अपॉन I2 ऐसा कुछ दे रखा है, A अपॉन B, तो A और B को प्राइम नंबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B पूछा हुआ है। अब देखो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि I1 I2 को आप अलग अलग सेपरेटली सॉल्व कर लें इस प्रॉब्लम में, देन निकाल दे, तो आपको एक मालूम चलता है कि सेपरेटली सॉल्व करना मुश्किल काम है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि I2 को सिंप्लीफाई करें, I1 में कन्वर्ट कर लें, या फिर I1 को I2 में कन्वर्ट कर लें, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब इसको अगर t वगैरह माने तो dt में चला जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना। एक काम और करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ना, वो सोचो। यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंस कितना है 3x स्क्वायर। क्यों ना एक तरीका ये किया जाए कि मैं I2 माइनस I1 निकालूं, ठीक है, ये वाली टर्म तो दोनों में सेम ही है, तो 0 to 1 to 3 तो यहाँ लिखा हमने, I2 माइनस I1 जब कराएंगे तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x माइनस x कितना आ जाएगा माइनस का 4x माइनस 2, और माइनस 3 यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 5, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ f ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 2020 dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। समझ गए बात को, यहाँ तक की बात तो समझ में। अब एक काम करते हैं, इस पूरे वाले पार्ट को t मान लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 2020 बराबर कितना आ जाएगा t, ऐसे मान लिया है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से यहाँ कितना बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5, ये आया, dx यहाँ से है और दैट इज dt, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर हुई कि ये सारा पार्ट dt में चला गया, तो ये आ गया f ऑफ, इस पूरे पार्ट को हमने t मान लिया, ये भी बात मालूम चली, पूरा पोर्शन dt में चला गया, ठीक है। यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई। अब देखो पॉइंट समझिए, x का वैल्यू 1 आपने यहाँ रखा 1 मैंने यहाँ रखते हैं, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ से आया माइनस 1 ना, एक बार रख के बताते हैं, 1 पुट करने पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का 5 प्लस 2020 यहाँ से आया माइनस 1, तो यहाँ से कितना आया 2014 आया, वैल्यू कितना आ रहा है 2014, ये इसका वैल्यू आया ना। अब एक काम करते हैं, x इक्वल टू 3 और रखते हैं, 3 रखने पे कितना बनेगा, x इक्वल टू 3 यहाँ पुट किया तो 27, 3 क्यू 27 यहाँ से आया, 3 यहाँ से पुट कराएंगे 9 माइनस इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस का कितना लिखा हुआ है 2020 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। बात को समझो, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 28 आ गया ना, x का वैल्यू हमने 3 पुट किया तो 9 यहाँ से 18 आ जाएगा, 3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो माइनस 15 बनेगा ना, सॉरी 15, तभी कहीं गड़बड़ क्या हो रहा है, देखो माइनस 25 तो यहाँ से बना है ना, और 3 पुट कर रहे हैं ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 3 की 27, 3 9 से 18 यहाँ से जाएगा, 3 यहाँ से 15 यहाँ से जाएगा, सही है ना, ठीक है। बात को समझे ना, तो देखो यहाँ से कितना बना माइनस का 25, तो यहाँ से बना माइनस 25, ठीक है, और प्लस का 27 यहाँ से लिखा है तो 2 यहाँ पर आया है ना, तो प्लस का 2 यहाँ से आया, और ये कितना होना 2020 यहाँ लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा 2022 आ गया। ओहो, कहाँ गलती कुछ हो रही है क्या, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, पूरा ही गड़बड़ कर रहे हैं कि x इक्वल टू जब 3 पुट कराएंगे तो 27 तो यहाँ रखेंगे, 3 पुट कराएंगे तो माइनस 18 यहाँ, ठीक है, 3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो माइनस का 15 आएगा ना यहाँ, और प्लस का कितना आ जाएगा 2020 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा 15 और 15 माइनस का 33 यहाँ से बना 6, तो माइनस का 6 यहाँ से आ जाएगा, अगेन इसका वैल्यू कितना आया 2014 आया, ठीक है। अगेन अगर इसका वैल्यू 2014 आएगा तो ये आएगा, और सेम टू सेम में जब इंटीग्रेट कराएंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाना है 0 आ जाना है, मतलब आपके पास में क्या आ रहा है I1 बराबर कैसा आएगा I2 आएगा,
I1 माइनस I2 बराबर 0 आया, तो मतलब I1 बराबर I2 आया। I1 बराबर I2 आया तो कैंसिल ही हो गया, मतलब A अपॉन बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है ना। ये तो यही आंसर था ना। अब क्या A प्लस बी जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, 5 आंसर आएगा ना। 8th का आंसर कितना दे रखा है, 5। 8th का आंसर क्या है, 8th का आंसर 5 है, और 7th का आंसर भी 5 आ रहा था ना, ठीक है ना। 7th का आंसर 5 था ना अपना, 7th का चेक नहीं किया था। हाँ 5 आंसर आ रहा है, सही है ना। ओके नाउ सॉरी, आगे मूव करते हैं बच्चों ना। अगली प्रॉब्लम समझिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 और देन 10 है ना। 10 आसान है, 9th को बहुत ध्यान से समझो ना। क्या देखा है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए बराबर, सॉरी, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल्स टू आई दे रखा है, सच दैट कि ए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए आई आई बी आई आई के बराबर है, ए वन टू, कुछ इस तरह से दे रखा है। आगे दे रखा है ए आई जे आर द को प्राइम नेचुरल नंबर। ए आई जे है ना, कैसा है, ए आई जे को प्राइम नेचुरल नंबर मतलब क्या, हर एक नंबर, ठीक है, जो चारों नंबर्स हैं सभी आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे को प्राइम है, ठीक है, मतलब इन चारों में से कोई आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, देन आपसे पूछा हो ए टू वन माइनस ऑफ ए वन टू क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैट्रिक्स ए लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमने लिया ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ये ले लिया। ठीक है, एक मैट्रिक्स बी ले लेता हूं मैं कि बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन और बी टू टू, ठीक है, ऐसे ले लिया है ना। नाउ अब देखो मैट्रिक्स बी को एक काम करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ए के वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। बी वन वन किसके बराबर आ रहा है, ए वन वन के बराबर आ रहा है, ए वन वन और ए वन वन। बी टू टू कितना आ जाएगा, ए टू टू के बराबर आ जाएगा। चलो इसको यहाँ लिखा ऐसे ए टू टू, ठीक है। बी वन टू की बात करें तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ए वन टू, ठीक है। बी टू वन की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ए टू वन आ जाएगा। ये आ गया ना, मैट्रिक्स बी आया। अच्छा, आपको निकालना क्या है, ए इंटू बी, क्या सर आई के बराबर आ रहा है और बी इंटू ए भी आई के बराबर आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं ए इंटू बी कैलकुलेट करता हूँ ना। तो बहुत ध्यान से समझना कि ये कुछ ऐसे है, ए वन वन, ए वन टू, ठीक है ना, और ए टू वन और ए वन टू। एक सेकंड, ओके। हाँ बच्चों समझिए ना, ए इंटू बी हमें फाइंड आउट करना था ना। ए तो ये दे रखा है, बी ये है ना, बी यहां से लिखते हैं अपना ए वन वन माइनस ऑफ ए टू वन माइनस ऑफ, सॉरी, ए वन टू, ए ऑफ टू वन और ए टू टू, दिस इज ए बी है ना, ये आया। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो यहाँ से तो कितना बनेगा, ए वन वन स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन ऑफ ए वन टू यहाँ आएगा और ए टू वन यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये आ जाएगा ए वन टू और ए टू वन। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई। नाउ आगे आप पॉइंट समझे ना। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे, ए वन वन को यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने, यहाँ वन टू लिखा हुआ है। ए वन वन को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस टाइम्स ऑफ ए वन वन आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए वन वन इंटू ए वन टू, ये आया है ना, ठीक है। इस एलिमेंट को यहां से मल्टीप्लाई किया, ए टू वन, ए वन टू हमने यहां लिखा, और इसको हम क्या लिख देंगे, ए टू टू ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया ना। ठीक, कहने वाली बात क्या रहेगी, देखो समझो बात को ना, यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं, 1001 यहां पर है। ठीक है, नाउ इसको भी चलो मल्टीप्लाई करके बता देते हैं आप लोगों को। इसको जब यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा ए वन वन और ए टू वन, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए वन टू माइनस ऑफ ए वन टू और ए टू वन। ठीक बात है।
इसको जब आगे यहाँ से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ऑफ A12, सॉरी यहाँ गलती कर रहे हैं कुछ, तभी कह रहे हैं कुछ आ कैसा रहा है, अजीब सा आंसर क्यों बन रहा है। A11 A21 A22 है ना, अब समझिए ना, इसको जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो A11 और A21 तो यहाँ से आ गया, ठीक बात है। A22 यहाँ से आएगा माइनस का A22 और A21 है ना, हाँ अब ठीक है ना, A21 बाहर कॉमन भी आ रहा है, सही बात है। आगे जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में हमारे पास यहाँ लिखेंगे A12, तो यहाँ से लिखा, और A21, बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, और यहाँ आ जाएगा A22 स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, अब बात समझो ना, तो उसने क्या बोल रखा है कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब यहीं से आंसर कैलकुलेट कर सकते थे अपने, वो तो कैलकुलेशंस करना था। A12 और A21 बराबर कितना है, 1 आया, ठीक है, यहाँ तक हमने यहाँ लिखा। अब देखो उसने क्या बोला है कि एक पॉइंट समझो, A11 का स्क्वायर -1 मैंने यहाँ लिखा, और A12 और A21 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। नाउ इसके फैक्टर्स आ जाएंगे A11 -1 और A11 +1 बराबर A12 और A21। अब देखो सवाल ने बोला है कि AIJ आर को प्राइम, मतलब AIJ अगर मतलब A12 और A21 वो कैसे आपस में को प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हम एक बात ये बोल सकते हैं ना, किसी भी एक नंबर को A12 को मान लो कि अगर ये आ जाए A11 -1 आया, सपोज करो ये है, तो A21 अपने आप में फिर क्या होगा, A21 होगा A+1, A11 +1 होगा। अगर ये +1 का रहा हो तो ये -1 का रहेगा ना ये। और आपसे पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस का मॉड पूछा हुआ है, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो 2 या -2 आएगा, बट इसका मॉड तो कितना आना है, 2 ही आना है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 2 आंसर आएगा। एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाह रहा था इन सब बातों से ना। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है ना। ठीक बच्चों ना, ये भी बढ़िया बढ़िया सवाल था ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर दिया, 2 है ना, 2 अपना आंसर आ रहा है, 2 आंसर, 2 2 2, हाँ सही है, 9 का 2 आंसर ना। ओके बच्चों, नाउ आगे समझो ना, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ ना, बहुत ध्यान समझना। लेट fx ये दे रखा है और gx दोनों ही क्वाड्रेटिक है, एक अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, एक डाउनवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, p और q रियल नंबर है। fx और gx क्या है, डू नॉट इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते। इट मीन कि इसका मतलब क्या हुआ, एक अपवर्ड ओपन है और एक डाउनवर्ड ओपन है, अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, या तो एक पॉइंट पर ही टच कर रहे होंगे, एक संभावना तो ये हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट, एक संभावना ये हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का लीस्ट वैल्यू निकालना है। मान लो अगर ये एफ एक्स है और ये अगर जी एक्स है, तो हमने एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालते एक फंक्शन वाई, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस अगर मैं जी एक्स लिखूं तो एक्स स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 2x² आया है ना, ठीक है। एक्स का टर्म यहाँ से आ रहा है -2px, माइनस ऑफ 2px कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -4px आ जाएगा, ठीक है। 3p² माइनस का 5, तो 3p² माइनस का 5 माइनस ऑफ 2p प्लस का 3q, ये आ गया है ना, बाई बराबर fx, ये आ गया ना, मतलब सॉरी बाई बराबर ये टर्म आया। अब देखो इस इक्वेशन के क्या बात कहना चाह रहा है कि या तो इसका एक रूट होगा, मतलब या तो इसके दोनों रूट टच कर रहे हैं ना, तो या तो दोनों रूट कैसे आ रहे होंगे, बराबर बराबर आ रहे हैं, अल्फा अल्फा आ रहा होगा, या फिर कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा होगा। इट मीन कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी या तो 0 होना चाहिए, या फिर डी कैसा होना चाहिए, <0 होना चाहिए। मतलब इन दोनों में या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, या फिर जो सॉल्यूशन आएगा तो वो रिपीटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अगर इन दोनों कंबाइन करके देखा जाए तो डी कैसा होना चाहिए, <0 होना चाहिए। नाउ अब सिंप्लीफाई करते हैं ना, डी हमारे पास में कितना आ जाएगा, 16p², यहां से हमने लिखा 16p² माइनस 4, ए का वैल्यू कितना आ गया 2, 4ac, सी का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3p² माइनस ऑफ 2p
ठीक है, प्लस का 3q माइनस 5 यहाँ से आया, और d कैसा आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आया। ये कंडीशन आएगी ना। अब बहुत ध्यान से समझो बात को ना। अब देखो 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2p² यहाँ से आया, माइनस ऑफ p² यहाँ से आया, तो कितना बचा, कैंसिल हो गया, सॉरी 2p² और माइनस 3p² यहाँ से आया, तो माइनस ऑफ p² आया। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से बनेगा तो प्लस का 2p यहाँ से बना। ठीक है, माइनस माइनस अब यहाँ जाएगा तो माइनस ऑफ 3q और प्लस का 5 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0 बना। मतलब अगर मैं इसको और मल्टीप्लाई कराऊं माइनस साइन से, तो p² माइनस का 2p प्लस का 3q माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और आगे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, p और q रियल नंबर दे रखे हैं ना, और फॉर ऑल p बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। तो मतलब ये कैसा लिखा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ, फॉर ऑल p बिलोंग्स टू रियल नंबर। p के हर वैल्यू के लिए कैसा आना चाहिए, या तो 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ा ही हो, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगा, इसके लिए d लेस देन 0 और इसके लिए d लेस देन इक्वल टू, सॉरी d बराबर 0, है ना। दोनों कंबाइंड कराएंगे तो फाइनली कंडीशन क्या लगाओगे, d कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d का मतलब क्या हुआ, b² माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 3q माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 1 माइनस ऑफ 3q, तो हमने यहाँ से लिखा 1 माइनस माइनस प्लस, तो 6 यहाँ से आ गया, 6 माइनस 3q इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 6 इज लेस देन 3q, मतलब q इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। ओके, क्या पूछा है उसने, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ q। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ q कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज 2। q का लीस्ट वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आंसर दिया है 10th का, आंसर देखते हैं 10th का। ओके 2 आ रहा है ना, वेरी गुड, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डीपीपी नंबर 36 की हमने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है ना। एक बार फाइनली फटाफट से क्विक रिवीजन देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया हैं जिनको आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो समझिए, जैसे कि आप पहले बात करें, ये प्रॉब्लम भी बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी बहुत अल्टीमेट प्रॉब्लम है छोटा सा बट अल्टीमेट, है ना। ये प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया, मतलब लाजवाब प्रॉब्लम है ना। 7 और 8 तो बहुत ही बढ़िया, 9 भी बहुत सही है, 10th भी बहुत सही है ना। ठीक है, ये भी ठीक प्रॉब्लम थी, ये सबसे अल्टीमेट प्रॉब्लम थी। सबसे बढ़िया प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बढ़िया था, ठीक। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी वाला ये क्वेश्चन भी अच्छा है, और एक क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत बढ़िया है। सभी प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, सभी प्रॉब्लम्स को ढंग से सॉल्व करो और अच्छे ढंग से रिवीजन करिए, है ना। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय, थैंक यू।